अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आगे बढ़ने से पहले पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर देख रहे हैं, जरूर फॉलो करें क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जब से इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन का बिगुल बजा है, सियासी पार्टियां हों या आज़ाद उम्मीदवार हों, मैदानों की तरफ रुख किया हुआ है। हमने भी एक सिलसिला शुरू किया है क्योंकि ये हमारा भी फर्ज बनता है, हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके मंशूर, उनके ख्यालात, अपनी पब्लिक के तहत क्या रवैया रखते हैं या क्या रुझान है, डेवलपमेंट की बातें हों तो वो करना हमने शुरू की है। बहरहाल मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी शाहनवाज, मुझे तारुफ देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बैकग्राउंड में अगर थोड़ा जाऊं, शाहनवाज साहब की जर्नी जो है, पॉलिटिकल जर्नी, ये बहुत पुरानी है। डायरेक्टली हम बात करें तो ज़्यादा वक्त इनका सेंटर में गुजरा है, लेकिन ज़मीनी सतह से आपके सामने जब से ये डीडीसी बने हैं तो सुरनकोट की सरजमीन में सुरनकोट के लोगों के जो भी मसाइल हैं उनको सर अंजाम देने में ये ज़मीनी सतह से जुड़े हैं। शाहनवाज साहब, बहुत शुक्रिया, ये आपका बहुत बिजी शेड्यूल होता है वक्त देने का। बहुत शुक्रिया महमूद सर, आप बुलाएंगे तो जाना ही पड़ता है। बहुत शुक्रिया। हम शुरुआती सफ़र आपका जो है उस पर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि नाजरीन तक हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंटली पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। पिछली बार जब देखा तो डीडीसी इलेक्शन में आपको मैंडेट नहीं मिला। अब की बार दो पार्टियों ने यकीन करके, भरोसा करके आपको मैंडेट दिया है। इस हवाले से मैं आपका जो काम है ज़मीनी सतह से सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, उसको मद्देनज़र रखते हुए या पार्टी के इन्फ्लुएंस से मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि डीडीसी के इलेक्शन में जब मैंडेट नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं था कि पार्टी का डिसीजन मेरे हक में नहीं हुआ था। मैं पहले भी कई बार इंटरव्यू में जिक्र कर चुका हूँ। आपको इस बात को समझना होगा कि पार्टी की मीटिंग होती है और मीटिंग में मेरे लिए डिसीजन होता है कि आपको ये टिकट मिलना है। उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टीज में कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, कई बार यंग लोगों को रोकने के लिए बहुत कोशिश होती है, तो किसी तरीके से लास्ट मोमेंट में जो है वो मैंडेट नहीं हुआ। मगर क्योंकि लोगों की आवाज़ थी, लोग चाहते थे, क्योंकि सुरनकोट इतना फार फ्लंग एरिया है कि लोग इतने सालों से पिछड़ेपन का शिकार है और डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा इलाका जो है जम्मू कश्मीर में सबसे पीछे है। मतलब आप डिस्ट्रिक्ट पहुंच को लीजिए तो डेवलपमेंट इंडेक्स में 20 डिस्ट्रिक्ट में आखिरी पायदान पे है। तो सुरनकोट तो और भी ज़्यादा जो है हालात ख़राब है। तो लोग चाहते थे कि कोई हमें नौजवान आदमी मिले जो हमारे काम करे, जो अवेलेबल रहे। तो लोगों का भी प्रेशर था। मीनवाइल पार्टी की तरफ से भी एक तरीके से ग्रीन सिग्नल था, क्योंकि मेरे लिए उसका मैंडेट हुआ था, तो इसलिए मैंने उस वक्त इलेक्शन लड़ा। लेकिन आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ कि पार्टी का जो सोशल मीडिया भी इस वक्त जम्मू कश्मीर का मैं देख रहा था, तो पार्टी का जो फेसबुक का और ट्विटर का एक्सेस था वो मेरे पास था। और मैं इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद भी उसका एक्सेस मेरे पास ही रहा। पार्टी लीडरशिप को इतना भरोसा था मुझ पे कि वो एक्सेस तब भी ड्यूरिंग इलेक्शन उसका एक्सेस मेरे पास रहा। उनको पता था ये कभी मिसयूज नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है, संगठन का आदमी है। क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ से इस पार्टी के साथ एनएसयूए के वक्त से जुड़े, तो हमारा एक इमोशनल एसोसिएशन है पार्टी के साथ। और आपको ये भी याद होगा कि जब हमारा एक बड़ी पब्लिक रैली हुई थी ईदगाह मरोट में, तो तब मैंने स्टेज से ये बात कही थी कि कांग्रेस मेरा परिवार है और मुझे नहीं पता कि इस इलेक्शन लड़ने के बाद पार्टी, जाहिर सी बात है, पार्टी एक्शन ले भी सकती थी। तो मैंने कहा लेकिन जीवन भर मेरा लीडर राहुल गांधी रहेगा। ये आप एक एग्जांपल दिखा दीजिए आज तक पॉलिटिक्स में कि जो आदमी को पता है कि कल पार्टी कोई भी एक्शन ले सकती है और कल कोई और पार्टी भी ज्वाइन करनी पड़ सकती है सियासत में किसी रुख में मुड़ने, लेकिन कोई ये कहे कि नहीं, जो भी सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन बनेगी, लेकिन मेरा लीडर हमेशा लाइफ भर राहुल गांधी रहेगा। ये ऑन रिकॉर्ड मैंने उस टाइम कहा था। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये भी हुई कि पार्टी की लीडरशिप को पता था कि ये गलती कहाँ हुई है। पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टी ने मुझे नोटिस भी इशू नहीं किया। और जब मैं जीत के वापस गया लीडरशिप के बाद, तो ये डिस्कशन हुई
किसी ने कहा कि इनको पार्टी में वापस लेते हैं, तो लीडरशिप ने कहा जब हमने निकाला ही नहीं तो वापस कैसे लेंगे। इस पे पूरा डिस्कशन हुई काफी देर बैठ के। फिर ये डिसाइड हुआ कि नहीं, हमने जब नोटिस सर्व नहीं किया, पार्टी से निकाला नहीं, तो वापस लेने की क्या जरूरत है, तो है ही पार्टी में। तो वो उस तरह के सर्कमस्टेंसेस उस वक्त बने। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीजें, एक तो पार्टी में भी, ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बहुत मतलब जीवन अपना पूरी जिंदगी दी है। हिंदुस्तान के 20 रियासतों में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह NSUA यूथ कांग्रेस, जो कांग्रेस के फ्रंटल विंग है, उसमें काम किया है। और उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मैं सेक्रेटरी हूँ और एक रियासत का इंचार्ज हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कांग्रेस पार्टी की क़यादत ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी हिंदुस्तान में दी है। तो जाहिर सी बात है, अब ऑर्गेनाइजेशन पार्टी में भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। दूसरा, ग्राउंड पे भी सुरनकोट में DDC बनने का, जब लोगों का बहुत शुक्रिया, बड़े जज्बात से लोगों ने मुझे इलेक्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ आपके चैनल पे अपने ऑडियंस के सामने बात जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि 3.5 साल में एक DDC मेंबर के पास उतने ज़्यादा अख्तियारात नहीं थे। सरकार नहीं है, MLA नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, लेकिन एक DDC मेंबर बन के भी मैंने कोशिश की और 3.5 साल में वो प्रोजेक्ट्स, वो काम हुए जो पिछले 78 साल से सुरनकोट में नहीं हुए। तो इसलिए लोगों के जज्बात पे मेरे साथ जुड़े थे। और सबसे बड़ी चीज़, मैंने जो बदलाव लाया सुरनकोट में, जो मैंने कहा था आओ मिलकर नया सुरनकोट बनाए, वो नैरेटिव ये था कि सियासी नज़रिया बदलना था। इससे पहले सियासी नज़रिया ये होता था कि इलेक्शन के टाइम में गुज्जर और पहाड़ी चलता, बिल्कुल, और उसी नारे पे वोट दिए जाते थे। मगर पहली बार 3 साल में मैंने ऐसा बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप जाके फील्ड में देखेंगे कि आप गुज्जर पहाड़ी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। हमने डेवलपमेंट करके दिखाई और लोगों को समझाया कि आपको वोट जो है वो पॉलिटिक्स के कौन से मॉडल पे वोट करना है, आपको डेवलपमेंट पे वोट देना है। और सियासी नुमाइंदा लोग इसीलिए मुंतखब करते हैं कि वो उनके इलाके की फलाह बहबूद के लिए, उसके इलाके की डेवलपमेंट की स्टेप्स ले उसके लिए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बदलाव आया। और सबसे बड़ी बात कि हमने सबको बराबरी के नज़र से देखा। नहीं तो यहाँ की रवायती सियासत में ये होता था कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम किया जाता था। जो इलेक्ट हो जाता था वो अपनी कम्युनिटी के लिए काम करता था। वो पता था कि दूसरी कम्युनिटी ने वोट नहीं करना है, तो हम एक ही कम्युनिटी के वोट करेंगे। दोनों कम्युनिटीज जो है वो खतरे में जाती थी। हाँ, वो तो इलेक्शन के टाइम में हमेशा यहाँ खिता पीर पंजाल में हमारी जो है वो खतरे में आ जाती है 3-4 महीने के लिए इलेक्शन में। वो बेसिकली कुर्सी खतरे में होती है, लेकिन हम उसको ऐसा बुनते हैं जाल के, उसको हम लोगों के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं और वोट, फिर अगले 5 साल फिर लोग खतरे में होते हैं बेचारे, फिर कोई कौन खतरे, सारे ही खतरे में होते हैं। बट हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ की सोशल इंजीनियरिंग चेंज की और हमने अपने इलाके में बराबर, सब इलाके में सब जगह डेवलपमेंट की, और हमने जिम्मेदारी के साथ सबको बराबर नज़र देखा। और उसका असर ये हुआ कि लोगों को लगा नहीं, ऐसा भी हो सकता है और यही बेहतर रास्ता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे जिस तरीके से सुरनकोट पूरे सुरनकोट में एक लहर है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग पसंद कर रहे हैं इस मॉडल को। और लोग कहते हैं, लोग समझ रहे हैं, बेदार हो रहे हैं नौजवान, खास तौर पे उठ के खड़े हो गए कि हम कोई गुज्जर नहीं देखेंगे, कोई पहाड़ी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि कौन शख्स हमारे इलाके में सड़क दे सकता है, कौन शख्स हमारे इलाके में बेहतर बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है, कौन हमें पानी घर घर पहुंचा सकता है, कौन हमें स्पोर्ट्स के ग्राउंड बना सकता है, कौन हमें बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज दे सकता है। तो लोग उसको देख के जो है अब वोट देंगे। इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मानता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। हालांकि जब मैं ये बात बोलता था तो कोई इस बात को मानता नहीं था कि नहीं, यहाँ कभी ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन वो हुआ, बदलाव हुआ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी कम्युनिटीज़ की, सारे रिलीजन के लोगों का मेरे साथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट है, प्यार है उनका। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सुरनकोट के लोगों से कि जिस तरीके से सुरनकोट ए में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3.5 साल में काम किया, जो प्रोजेक्ट्स लाए, चाहे 70-78 साल से सुरनकोट में कोई भी एक स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं था खेलने के लिए बच्चों को। स्पोर्ट्स स्टेडियम का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया, आज बन के तैयार हो गया, सुरनकोट के नौजवान उसका फ़ायदा लेंगे।
सुरनकोट इतनी खूबसूरत जगह है मगर आज तक कोई पार्क नहीं था। एक पार्क बनाया है खूबसूरत, 40 कनाल की जगह में पार्क बनाया है। उसके बाद 19 पंचायती थी मेरे डीडीसी ब्लॉक में। 19 पंचायतों में कई गांव ऐसे थे जहां एक भी सड़क नहीं थी या सिर्फ एक सड़क थी जो काफी नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 से ज्यादा सड़कों के करोड़ों के जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमारा 60-70% इलाका कनेक्ट हो गया है। 20-30% के करीब बचता है, वो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ब्रिजेस, बहुत इम्पोर्टेंट रोड प्रोजेक्ट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने 3.5 साल में शानवाज साहब, आगे बढ़ने से पहले मैं ये समझना चाहूंगा, एक आपका बड़ा फैसला था जब पुतला जलाया गया था और बिल आखिर वो चीज कहीं जमीनी सतह पे नजर आई कि शाहनवाज चौधरी ठीक था, शायद ये पार्टी ने भी माना, देर आए दुरुस्त आए। तो क्या वो चीज मद्देनजर रखते हुए, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने इतना आप पे भरोसा जताया और आज आपको एक अहम ओहदे पे फाइज किया हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने तो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी लाइफ दी है। स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा, फिर यूथ पॉलिटिक्स में रहा, नेशनल लेवल पे रहा। तो जाहिर सी बात है, अब जब पार्टी में आप इतने समय से, इतने वक्त से अपनी, जब आपका जब प्रोफेशनल एजुकेशन पूरी करने के बाद जब आदमी किसी प्रोफेशन में जाना होता है, तो वो वक्त अपना पूरा जब पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में दे दे, तो जाहिर सी बात है पार्टी में लॉयल्टी के साथ रहे तो पार्टी इसको रिवार्ड करती है। तो इसलिए पार्टी ने मुझे भी रिवार्ड किया। जहाँ तक आपने पुतला जलाने की बात की, तो वो मेरी आदत में शामिल समझिए, या मतलब जब भी मैं कोई चीज़ देखता हूँ गलत हो रही है, तो फिर मैं ये परवाह नहीं करता कि सामने पहाड़ है तो उससे टकरा के नुकसान होगा। वो मैंने कभी नहीं सोचा। हमेशा पार्टी में भी मुझे बहुत नुकसान उठाने पड़े। मैंने हमें यंग लीडरशिप को प्रमोट किया, क्योंकि सेकंड लाइन लीडरशिप को कोई प्रमोट नहीं होने देता। और मैंने जो स्ट्रगल की अपनी लाइफ में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, मुझे आज भी याद है, जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे तो हम जब सीनियर लीडर्स के पास जाते थे तो ठीक तरीके से बात भी नहीं करते थे, और हमें उनसे मिलना 2 मिनट के लिए हो जाता था, तो 2 घंटे वेट करने के बाद तो हमें लगता था कि हमारा दिन सफल हो गया, हम अगले 2 महीने के लिए चार्ज हो जाते थे। तो सेकंड लाइन लीडरशिप को, यंग लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं करता था। बड़ा स्ट्रगल किया मैंने। जब मुझे मौका मिला उसके बाद मैंने इतना स्पेस दिया सेकंड लाइन लीडरशिप को कि आज जम्मू कश्मीर में बहुत सारे यंग लीडर्स जो नेशनल लेवल तक तैयार हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि उनको मौका मिला। तो जो वो अब खैर पुतला जलाने की बात हो रही थी, तो वो उस वक्त मुझे लगा कि गलत है। हमारा एक इतना सीनियर मोस्ट पार्टी का लीडर, जो पार्टी ने सब कुछ उनको दिया, और उस वक्त उन्होंने ऐसा स्टेप लिया जिससे पार्टी को नुकसान हो। तो मैं बिड़ गया, मैंने सामने बोल दिया। उस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो बोलता था कि ये इसने गलत किया, लेकिन बाद में जब जो मैंने कहा था वो सच साबित हुआ, तब पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने फिर अप्रिशिएट कहा इसने तो दूरअंदेशी का काम पहले ही लोगों को बताया था। तो खैर वो बहुत बड़े लीडर हैं, उनके लिए मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि उस वक्त मुझे गलत लगा तो इसलिए मैंने। शाहनवाज साहब, पब्लिक के लिए यह जानना बड़ा ज़रूरी है। कल मैंने अकरम साहब का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि काफ़ी ट्रैक्टर रोड जो है उनके टाइम में, जो उनका टेन्योर था उसमें हमने निकाली हैं, और हतमी जो है काम आपने किया है। उसके बाद जैसे पार्क का जिक्र किया, प्लेग्राउंड का जिक्र किया, फिर उन्होंने इस चीज़ में ये कही थी कि पाइपलाइन में हमने रखा था, लेकिन उस वक्त जगह हमें नहीं मिली थी। जब यूटी बनी तो LP6 में, LP6 शायद वो जब कैंसिल किया सरकार ने तो उस वक्त जगह मिली। तो अमली जामा शाहनवाज साहब ने जो है वो उसको दिया है, लेकिन उनका काम है तो ये बनता है। देखिए, ये पाइपलाइन क्या होता है, ये बड़ा इस लफ्ज को समझिए। आज जो काम मुझसे नहीं हुए वो सारे पाइपलाइन में हैं, वो तो कभी नहीं होंगे। देखिए, मैं अपने जो भाई हैं या दोस्त हैं जो सियासत में हैं, उनसे मैं एक ही बात करना चाहूँ, खुदारा झूठ मत बोलो, सच बोलो। क्योंकि किसी दिन या तो आप चैनल पे सबको बुला लीजिए आमने सामने, आप कोशिश होगी हमारी, आप ले आइए, मैं दावत देता हूँ अपन। मैंने तो पिछली बार भी डीडीसी के इलेक्शन में भी शायद आपको इंटरव्यू करते हुए शायद आप ही को कहा था कि आप बुलाइए अपने चैनल पे, मेरे साथ बिठा दीजिए, अपने लेके आए फैक्ट फिगर्स डॉक्यूमेंट्स लेके आए, लेकिन वो आएंगे नहीं कभी।
क्योंकि उनको पता है कि वो झूठ बोलते हैं। जितने प्रोजेक्ट्स आप मुझे बताइए, सड़क सड़क ट्रैक्टर रोड सड़क नहीं होती है, ट्रैक्टर रोड ट्रैक्टर चलाने के लिए होती है। तो आज इस 21वीं सदी में जब लोग जो है बड़े बड़े नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज की बात करते हैं, हमारे गांव में आज सड़क नहीं दोगे, आप ट्रैक्टर रोड दोगे। ट्रैक्टर रोड क्या होता है मुझे बता देना, ये बताएं कितनी सड़कें दी, उस पर बात करें। और ये क्या होता है कि ट्रैक्टर रोड थी तो बाद में उनको अमल जमाना, बाबू ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे जो रोड्स के प्रोजेक्ट्स के उसके मैंने डीपीआर बनाए और उन डीपीआरस को मैंने खुद कैरी किया, जेई टू एडब्ल्यू टू एक्सेन, एक्सेन ऑफिस से बाई हैंड कैरी करके एससी ऑफिस, एससी से बाई हैंड कैरी करके चीफ इंजीनियर ऑफिस, चीफ इंजीनियर ऑफिस से बाई हैंड कैरी करके सेक्रेटरीट आर एंड बी से बाई हैंड करके फाइनेंस, फाइनेंस से नबार्ड, और नबार्ड में कितना फॉलो अप करके प्रोजेक्ट होते हैं। घर बैठने से प्रोजेक्ट नहीं होते, चिट्ठियां लिखने से प्रोजेक्ट नहीं होते। इसकी बात की स्टेडियम की बात, सुरनकोट में जगह की कमी है। आज कहते हैं स्कूल भी चला गया, जगह नहीं थी, स्टेडियम भी चला गया। मैं इंशाल्लाह स्टेडियम भी लाया, जगह है, पार्क भी लाया, जगह है, आगे मौका मिला और भी बहुत प्रोजेक्ट्स लाऊंगा इंशाल्लाह, जगह की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है इसका डीपीआर मैंने खुद बनाया है। स्पोर्ट्स स्टेडियम का लेटर लिखने के बाद मैंने खुद डीपीआर बनवाया है, जगह आइडेंटिफाई करवाई सरकार से, फिर उसका कितना फॉलो अप किया है मैंने, उसका मैंने मतलब डोर टू डोर सेक्रेटरीट में फॉलो करके इसको सैंक्शन करवाया। और सैंक्शन कराने के बाद, सैंक्शन होने से पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बोला है कि सैंक्शन होने वाला। दूसरी पार्क की बात, पार्क का भी मैंने डीपीआर खुद बनाया अपने हाथों से। और मुझे आज भी याद है जब पार्क का मैंने डीपीआर बनवाया तो मैंने ये 6 करोड़ का डीपीआर बनाया था, और ये पार्क की डिजाइनिंग भी मैंने खुद करवाया था। जब वहां से इंजीनियर्स आए, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो इनकी कंसल्टेंसी होती है उसके जब इंजीनियर्स आए तो उनको मैंने बताया कि क्या रखना है, मैंने डिजाइन कराया, 6 करोड़ का प्रोजेक्ट बनवाया। मैंने कहा इसमें आपको फाउंटेन म्यूजिक भी रखना है, इसमें एक लेक भी रखना है क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है लैंडस्केप है, इसमें एक हट भी रखना है। तो मैंने जब 6 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया और जब वो प्रोजेक्ट बन के गया तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ को नजरअंदाज किया जाता है फंडिंग में, डेवलपमेंट के लिहाज से, तो जब टूरिज्म डिपार्टमेंट में गया तो इतना बड़ा कांटा लगाया उस प्रोजेक्ट में। आप सुरनकोट इतना प्रोजेक्ट, उनको ऐसे लगा जैसे कोई पता नहीं, खुदा ना खास्ता कोई उठा के चीज चाइना को दे दी। फिर मैं सेक्रेटरीट में फॉलो अप किया और वहां से जबरदस्ती करवा के वो प्रोजेक्ट रखाया, और फिर लास्ट में कहा जी बहुत लड़ झगड़ के कहा 1 करोड़ रुपए सर मिलेगा। मुझे आज भी याद है सरमद हफीज साहब कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म थे, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये 1 करोड़ आप अपने पास रखिए, मैं कोई और इंतजाम देखूंगा, 1 करोड़ में नहीं पार्क बनता है। फिर लड़ झगड़ के 3.25 करोड़ रुपए करवाया। अभी मैंने उसकी दोबारा पिछली बार चिट्ठी लिखी, अभी उसका और जो फर्दर बैलेंस वर्क है उसका भी 3-4 करोड़ रुपए और लगेगा। तो दिस विल बी द वन ऑफ द बेस्ट पार्क इन जम्मू प्रोविंस। और इसकी जब शुरू में इन्होंने ट्रांसफर की तो 10 कनाल जगह ट्रांसफर की, 10 की डिप्टी कमिश्नर के पास 10 कनाल का सिर्फ पावर होती है। तो मैंने मना किया, वो जब ट्रांसफर कर दी मैंने तहसीलदार को बुलाया और मैंने कहा नहीं, 10 कनाल जगह में पार्क में, मुझे ये मेरा विजन है कि ये पार्क उस लेवल का पार्क हो। 10 कनाल में क्या पार्क बनेगा। मैंने कागज प्रोसेस कराए, बाई हैंड यहाँ से करवाए, डिवकम से 40 कनाल की मैंने ट्रांसफर्स की, और उसके बाई हैंड डॉक्यूमेंट्स मैंने टूरिज्म डिपार्टमेंट से और डिवकम से किए। तो 40 मैंने फॉलो अप करके वो 40 कनाल जगह ट्रांसफर करवाई। हालांकि जगह सिलेक्ट की जो वो तो डिपार्टमेंट ने, वो तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने की थी, बट जो उसका बाद में फॉलो अप से करने का तो वो भी नहीं किया। तो ये सच्चाई की बात है जिसके मेरे पास सारे दस्तावेज हैं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उनके रोज, मेरे कुछ साथी पिछले दिनों आप ही शायद इंटरव्यू कर रहे थे तो वो कतार लगा के सब बोल रहे थे स्पोर्ट्स स्टेडियम भी फलान साहब ने लाया, वो 4-6 साल पहले स्पोर्ट्स स्टेडियम कहा था वो अब आया, पार्क भी तब किया था वो अब आया। तो मैं तब जवाब दे सकता था, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। जितना वक्त मैं उस प्रोपोगंडे को काउंटर करने के लगाऊंगा, और मैं हैरान तो ये हुआ कि बड़े रिस्पॉन्सिबल सीनियर लीडर भी वो भी वहां बैठ के बोल रहे थे हाँ जी वो तब खेलो इंडिया ये हुआ था तब हुआ था। तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है और दुख भी होता है, हंसी भी आती है इन लोगों पे, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उसको काउंटर करूं। जितना वक्त
मैं 1 घंटा इसको काउंटर करने में लगाता हूँ, उतना 1 घंटे में 4 लोगों के और कंस्ट्रक्टिव काम करूंगा। और पब्लिक सब जानती है, लोग कितने बेवकूफ नहीं है, लोगों को पता है स्पोर्ट्स स्टेडियम किसने लाया, लोगों को पता है पार्क किसने लाया, लोगों को पता है ये सड़कें किसने लाई, लोगों को पता है कि इतने सारे हैंड पंप्स किसने लगाए। तो इतने सारे डेवलपमेंट के काम जो है वो ये लोग जानते हैं। अब जिन लोगों के पास कुछ दिखाने को नहीं है, नया मंशूर नहीं है, वो फिर दूसरे जो जिसने काम किए हैं उसके बोलेगा नहीं नहीं ये तो इन्होंने नहीं की, ये तो फलां नहीं किए फलां नहीं किए। खैर मैं उस बहस पे नहीं जाऊंगा, पर मेरी उन सब साथियों से गुजारिश है कि जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तब आप झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, और पकड़े जाओगे तो बहुत जलील होती है आदमी। तो मैं अगर उसको काउंटर करता हूँ तो तरीके से सारे दस्तावेज लेके तो बहुत परेशानी हो जाती है सबके लिए। तो मैंने उनकी इज्जत बचाई, इसलिए मैंने उसको काउंटर नहीं किया। ये शाहनवाज साहब ने कहा। शाहनवाज साहब, एक खूबसूरत नारा था जो हम सबको पसंद है और होना भी चाहिए, आओ मिलके नया सुप्रीम कोर्ट बनाए। उस नए सुप्रीम कोर्ट में खासकर अभी हम बात करेंगे जो आपकी डीडीसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें आपने क्या क्या काम किए, ये पब्लिक जानना चाहती है। एक रिपोर्ट कार्ड आप समझ लीजिए। तो क्योंकि मेरे तक ये सवाल आए हैं कि आप उनको पूछिए कि आपने उस डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या क्या काम किए, तो फिर हम ये सोचेंगे कि आगे मैंडेट किसको देना है, किसको दिया जाए। अभी हम इस पर सोच विचार कर रहे हैं, सारे लीडरान के जो है मंशूर हम देखेंगे, जो हमें अच्छा, जिसका विजन अच्छा लगेगा हम उसके साथ जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल किया आपने महमूद साहब, और लोगों को भी हक है ये बात पूछने का, और पूछना चाहिए क्या हुआ। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बदकिस्मती है कि डेवलपमेंट इंडेक्स में 20वें नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट पुंछ। मतलब मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियल फिगर से, इस सरकारी आंकड़ा है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ 20वें नंबर पे है डेवलपमेंट इंडेक्स पे। क्यों है 20वें नंबर पे? इस पे लोगों ने कभी सोचा? और फिर सुरन कोट की तो ऐसी बदकिस्मती है कि सुरन कोट तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी कंपैरेटिवली बहुत पीछे है। आप सुरन कोट हेल्थ फैसिलिटीज की हाथ देखिए। मुझे याद है आज भी, डीडीसी मेंबर बन के जब मैं आया हॉस्पिटल में गया, ना वहाँ सर्जन्स थे, ना एनेस्थेटिक डॉक्टर थे, ना सर्जरीज होती थी, ना गायनी रिलेटेड कोई डॉक्टर थी, ना ही वहाँ मशीन्स थी। इस तरह के हालात थे हॉस्पिटल के सुरन कोट। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से बनते ही पहले सर्जन यहाँ पे लाए, तब एनेस्थेटिक डॉक्टर लाया, गायनी डॉक्टर लाई। बहुत फॉलो अप करने के बाद सेक्रेटरीट में, मैं फ्रीक्वेंट विजिटर हूँ सेक्रेटरीट का, और मैं आपको दावे के साथ ये कहता हूँ कि मुझे कोई नहीं दिखता सेक्रेटरीट में अपने जिला का या बाकी जगहों का। और ये बात ऑन रिकॉर्ड कमिश्नर सेक्रेटरी ने पिछले दिनों कौंसिल की मीटिंग में कहा। जब मैं बोलने लगा तो उन्होंने कहा, आप तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट विजिटर हो सेक्रेटरीट की, तो आपको जरूरत नहीं है यहाँ बात करने की, आप तो हमेशा हमारे साथ वहाँ बात करते हो। तो मैं सबसे ज्यादा फॉलो अप करता हूँ इन चीज़ों का। तो यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स लाए। देन डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं थी, लोग बाहर से करवाते थे, डिजिटल एक्सरे मशीन मैंने दिया। मुझे याद है आज भी, जब मैं एक दिन ओटी में गया तो ऑपरेशन थिएटर में मुझे कहा एक डॉक्टर ने कि हम क्या सर्जरी करेंगे, हमारे पास तो हाईटेक ओटी लाइट सी नहीं है, ऊपर से लटक रही थी वो। तो मैंने उनको 2 महीने के अंदर अंदर किसी हॉस्पिटल में डायरेक्टर के पास गया, मैंने कहा मुझे टेलीकास्ट चाहिए, आप मुझे नहीं चाहिए प्लान में, जब रखोगे तब साल बाद आएगी, मुझे जैसे मर्जी मैनेज करके दो। और मुझे याद है कि महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर किसी हॉस्पिटल में सरप्लस थी, वहां से उठवा के मैंने सुरनकोट पहुंचा। फिर यहाँ पे एम्बुलेंस यहाँ पे भी दी, पीएचसी मरोड में भी दी, इस बार इल काका के लिए पीएचसी मुड़ा में भी एम्बुलेंस रख दी। फिर मैंने बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर एडवांस मशीन्स दिए। और उसके बाद मैंने जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जेहन में नहीं आ रही, पर इस हॉस्पिटल को कुछ बेटर करने के लिए किया। अल्ट्रासाउंड नई मशीन चाहिए, उसके लिए प्रोजेक्शन दी हुई है। तो बहुत कोशिश की कि थोड़ा हॉस्पिटल का लेवल थोड़ा सुधरे। ये तो पीएचसी के लेवल का था हॉस्पिटल हमारा। तो मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, फिर लोग कहते हैं बहुत कुछ हुआ, 78 सालों में किया क्या आपने? आपका सुरनकोट का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक चौपैया के पीएचसी के बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो फिर आपने किया क्या, मुझे बताइए। आपके पास सड़कों की ये हालत थी, आज भी सुरनकोट के कई गांव ऐसे जहां एक भी सड़क नहीं है। मुझे बताओ ये कौन से दौर में हम जी रहे हैं? पीएमजीएसवाई, मेरा सवाल ये है सबसे, पीएमजीएसवाई की स्कीम आई तो क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया आपने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा जितना पैसा
चाहिए प्रोजेक्ट बना हुआ, कोई कमी नहीं, कोई बार नहीं थी, कोई सीलिंग नहीं थी कि प्रोजेक्ट्स बनाओ, हर गांव को कनेक्ट करना है। क्यों बच्चा वाली जब रोड जानी थी तो क्यों वहां से हाईवे से बच्चा वाली रोड नहीं गई, क्यों वहां से कहां चलेगी बच्चा वाली, कभी पहुंची नहीं। क्यों डोडी गांव में पीएमजीएसवाई में एक भी रोड का प्रोजेक्ट नहीं रखा, आप सोए थे? मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर कोई बात होगी, कोई भी मेरी बात, मैं तो सोच रहा हूं कि मैं, अगर ये इतना बड़ा ब्लंडर है, ये हमारे लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा है कि मैं तो सोच रहा हूं अगर हाई कोर्ट में अगर इस पे पीआईएल दर्ज कर दूं तो ये सबकी लेनी की देनी हो जाएगी इनकी। इतना बड़ा लोगों के साथ खिलवाड़ हुए हैं पीएमजीएसवाई सड़क की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, और नाम गांव का नाम आ गया और गवर्नमेंट ऑफिशियल डाटा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ गया, ये इलाका सड़क से कनेक्ट हो गया, लेकिन उस इलाके में सड़क ही नहीं गई और दोबारा गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं है क्योंकि लेफ्ट और जो लिस्ट है उसमें नाम ही नहीं है गांव का। इससे बड़ा धोखा क्या करेगा? तो कहाँ हमारे लोग सोए थे, आराम फरमा रहे थे एसी में, या क्या कर रहे थे कि इन्होंने प्रोजेक्शन क्यों नहीं की इलाके की, और क्या करना था इनको? फंडिंग तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, स्कीम्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, इलेक्टेड आदमी का ये काम होता है कि उसको प्लानिंग और प्रोजेक्शन करनी होती है, वो क्यों नहीं की इन्होंने? और कितने गांव ऐसे हैं जहां एक भी सड़क नहीं, आज भी नहीं है, पक्की सड़क एक भी नहीं है। फिर ट्रैक्टर रोड बोलोगे, अब ट्रैक्टर, कुछ लोगों ने ट्रैक्टर रोडें दी, शुक्रिया उनका, लेकिन एक भी पक्की सड़क नहीं दी। आज भी मैं कई गांव के आपको नाम लेके दे सकता हूँ, और कई गांव ऐसे हैं जहां ऐसी सड़क दी कि उसकी सड़क के या तो टॉप टच हो गया गांव का, या नीचे से टच हो गया, पूरा गांव खाली है सड़कें में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 19 पंचायती थी, हाड़ी में एक सड़क थी, आज 4 सड़कों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, डोडी में 2 सड़कों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मरहोट में 5 सड़कों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लठूंग में 11 करोड़ के जो है वो ब्रिज जो है वो वहां सैंक्शन करके लोगों को सारे दी। पोठा में 2 सड़कों के प्रोजेक्ट रहे, धुंधक में 1 सड़क प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, सनई में 3 सड़कों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सरनकोट अपर लोअर में भी 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये सड़कों के काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3.5 साल में, मैं महमूद भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग एनालाइज करें कि अगर 3.5 साल के टाइम है स्कीमें, फिर हाँ एक सवाल ये, इसका काउंटर जवाब ये देते हैं मेरे साथी कुछ कि जी अब तो नाबार्ड की स्कीम है, अब तो स्कीम नहीं थी, नाबार्ड की स्कीम की सीलिंग है, लिमिट है, पीएमजीएसवाई स्कीम की कोई लिमिट नहीं थी, कोई सीलिंग नहीं थी, जितने मर्जी प्रोजेक्ट बनाते। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि नौशहरा में वहां के लोग जागे हुए थे, इतने प्रोजेक्ट्स बना दिए उन्होंने कि वहां पीएमजीएसवाई का अलग डिवीजन में है नौशहरा में, हालांकि डिस्ट्रिक्ट रजौरी में एक ही होना चाहिए था, लेकिन शहरा में अलग पीएमजीएस, वहां के जब चीफ इंजीनियर ने मुझे बताया एक दिन कि इतने प्रोजेक्ट, तब वो वहां पे एग्जेंट थे, कि इतने प्रोजेक्ट्स बना दिए वहां, इतना लोगों ने वहां, लीडर्स ने, लोकल्स ने कोऑपरेट किया और प्रोजेक्शन की कि वहां, इसलिए पीएमजीएसवाई का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग डिवीजन बना दिया। तो आप कहाँ सोए थे? पीएमजीएसवाई स्कीम क्यों नहीं किया? तो आज नाबार्ड में कह रहे हैं कि जी नाबार्ड आज स्कीम है, तब नहीं थी, नाबार्ड भी बहुत पुरानी स्कीम है, 80s की स्कीम है। तो आज क्यों सड़कें बनी? क्योंकि नाबार्ड, मैंने प्लानिंग की, मैंने प्रोजेक्शन की रोड की, मैंने इलाके की फिक्र की, इसलिए मैं 20 से ज्यादा रोड, अगर 3.5 साल में, मैं पूछना चाहता हूँ, एक डीडीसी मेंबर जिसका कोई इख्तियारात नहीं है, सरकार नहीं है, गवर्नर रूल है, अगर 3.5 साल में इतने सड़कों के करोड़ों के प्रोजेक्ट आ सकते हैं, पिछले 78 साल में अगर डीडीसी के हमारे सुरनकोट के 4 ब्लॉक बनते हैं, अगर उसी को ले लो, और हर साल एक ब्लॉक में एक सड़क दी होती पिछले 78 सालों में, 4 सड़कें सिर्फ, मैं 3.5 साल में 19-20 सड़कें 19 पंचायतों में ला सकता हूं। तो 78 साल में अगर एक एक सड़क मेरे सीनियर्स ने अगर एक एक फिक्र की होती, एक एक सड़क एक ब्लॉक में दी होती, आज मुझे बताओ हर गांव में 4-4 सड़कें होती। आज हम ये स्कीम है, हम महल्ले महल्ले घर घर को कनेक्ट कर रहे होते। नाज़रीन, मैं इसीलिए अपने हर प्रोग्राम में या हर इंटरव्यू में ये कहता हूं, आप हिसाब लीजिए, एहतसाब कीजिए, आप पूछिए, आप वोट दे रहे हैं हमारे लीडरान को, आप इनको पूछिए आपने ये काम क्यों नहीं किया। अगर जब आप लिहाज करेंगे, जब आप इनको पूछने की हिम्मत नहीं रखेंगे, तो हमारा हाल जो है वैसा ही रहेगा जैसे चल रहा है। बहरहाल आपके पास जब ये लोग जाएंगे, आप इनसे पूछिए, आप इनसे हिसाब लीजिए, एहतसाब कीजिए कि आपने पीछे क्या किया, आगे क्या करने वाले हो, मेरिट पे वोट कीजिए।
अब ये लिहाज पहाड़ी, गुज्जर, इन सब चीज़ों से उठ के अगर आप वोट करेंगे, मुझे लगता है कि हम अपने इलाके को ही नहीं, अपनी रियासत को ही नहीं, अपने मुल्क को भी तामीर व तरक्की की तरफ ले जाएंगे। और खासकर जैसे चौधरी साहब ने बात की है कि सेकंड लाइन पॉलिटिक्स में सेकंड लाइन का होना जरूरी है। आपके सामने मिसाल है, कोई भी सेकंड लाइन नहीं थी, यहाँ दूसरी तरफ खजली थी। आज भी नौजवानों को मौका नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल चौधरी साहब, ये बड़ी खूबसूरती के साथ आपने बात रखी है। इसी के साथ मैं पानी के हवाले से बात करूंगा। ये सड़कों की बात है, ये बड़ा खुलासा है। जैसे चौधरी साहब ने कहा है कि सामने बैठ के आप डिबेट कीजिए, तो मैं ये चाहूंगा कि आपको बैठना चाहिए, आप डिबेट करें और पब्लिक को ये बताएं कि हमने क्या क्या किया है। वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो मिनिस्टर रहे हों, चाहे वो एमएलए रहे हों, उनको बैठना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पे आप बैठिए, हमारे मेरे ही चैनल पे, मेरा नहीं आप सबका चैनल है, इस पे बैठ के आप डिबेट कीजिए और पब्लिक को बताइए कि हम क्यों नहीं कर पाए, उसमें क्या मुश्किलात आई, क्यों वक्त क्यों नहीं मिला, या प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना पाए। पानी के हवाले से मैं बात करूंगा जुर साहब। बहुत बड़ा जखीरा है हमारे पास पानी का सुरनकोट में, हम टाउन की बात करें या पेरिफेरल तमाम गाँव की बात करें। लेकिन जल जीवन मिशन एक इतना बड़ा जो प्रोग्राम था, एक इतनी बड़ी स्कीम थी, तो उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। बिल्कुल ठीक कहा। वही प्रॉब्लम जो पीएमजीएसवाई में मैंने आपको जिक्र किया, वही प्रॉब्लम जेजेएम के साथ हुई सर। जेजेएम के प्रोजेक्ट 2020 से पहले बन चुके थे। हमारा डीडीसी के इलेक्शन से पहले सारे जेजेएम के प्रोजेक्ट बन के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी हो गया था। जेजेएम के जैसे ही हमने इलेक्ट हुए हम डीडीसी मेंबर्स, तो इमीडिएटली मैंने जो उनमें मीटिंग हुई कौंसिल की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल शक्ति परमार साहब थे। अभी मैंने प्रोजेक्ट देखे नहीं थे, अभी प्रोजेक्ट्स को मैंने स्टडी नहीं किया था, लेकिन मेरा सेंस ये कह रहा था, मुझे अंदाजा था, मेरा एनालिसिस था कि जिस तरीके से पास्ट में स्कीम्स फेलियर हुई हैं यहाँ और उनकी प्रोजेक्शन सीख नहीं हुई, मेरा अंदाजा था कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो खराब बने होंगे और 100% ये हमारे इलाके वैसे ही, जैसे सड़कों से नहीं हो पाए, ऐसे ही पानी से भी पानी की स्कीम भी ये फेल हो जाएगी, ये कनेक्ट नहीं होगा। मैंने अंदाजे से ही कहा प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ऑन रिकॉर्ड मीटिंग में, मैंने कहा सारे प्रोजेक्ट्स को आप रिव्यू करो, आप ब्लॉक वाइज, ब्लॉक में आप पूरा स्क्रीन लगाइए, आप हर गांव के पंच सरपंच को लोगों को बुलाइए, उनको दिखाइए कि आपने ये क्या प्रोजेक्ट गांव का बनाया और फिर रिव्यू करके आप भेजो। तो उसने एकदम से कह दिया कि हाँ आप इसको रिव्यू करो। सारा डिपार्टमेंट जो है वो हिल गया, एससी चीफ इंजीनियर हिल गया। मीटिंग के बाद वो साइड पे गए, उनके पास कहा सर ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुका है, इनका तो रिकॉर्ड भी आ गया है, अब हम इनकी कास्ट को वेरिएशन नहीं कर सकते, जितने का प्रोजेक्ट है उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हम रिव्यू करने बैठेंगे, उनको पता था कि गलतियां तो होंगी, तो वेरी होगा तो हम फंस जाएंगे। तो फिर मुझे साइड पे बंगलों में प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं कास्ट नहीं बढ़ा सकते। फिर भी मैंने उनको कहा कि आप कास्ट नहीं बढ़ा सकते, आप कम से कम टैंक्स की लोकेशन कहीं गलत है, पाइपलाइन की डायरेक्शन गलत है, आप प्रोजेक्ट्स को उसी कास्ट में कर सकते। लेकिन वो डर के डिपार्टमेंट ने हाथ नहीं लगाया, वो ट्रांसफर भी सारे हो गए वो। लेकिन बाद में जब मैंने वो सारे प्रोजेक्ट स्टडी किए और काम शुरू किए, तो वो वही मेरा शक सही निकला। सुरनकोट का बेशतर इलाका जो है प्रोजेक्ट में कवर ही नहीं किया। सनई आदत मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको, सनई कवर नहीं किया, लठूंगा कलर कटल का कुछ एरिया कवर नहीं किया, सेड़ी ख्वाजा का एरिया कवर नहीं किया, फागला का कुछ एरिया कवर नहीं किया। कितने सारे गांव जो हैं उनके प्रोजेक्शन में ही, आप प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है आप प्रोजेक्ट बनाओ, उसकी कास्ट की कोई लिमिट नहीं है। फिर भी हमारे यहाँ सुरनकोट में ये कल्चर था कि घर बैठ के डीपीआर बने और उन डीपीआर को जितनी कास्ट होनी चाहिए थी वो नहीं थी, आधे आधे एरिया कवरेज छोड़ दी। फिर हमने शोर किया कौंसिल की मीटिंग में, डिप्टी कमिश्नर हमारा चले गए वो, बट वो बड़ा पेन लेते थे चीज़ों को, उनको किया, पीएचई डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट बुलाए, मीटिंग की, हायर अप से भी बात की, तो कहा ठीक है रिवाइज डीपीआर अब बनाओ। तो हमने काफ़ी सारे रिवाइज डीपीआर बनाए, वो भेजे हैं, अभी वो अप्रूवल नहीं हुए लेकिन भेजे हैं हमने रिवाइज डीपीआर बना के। उम्मीद है कि वो रिवाइज डीपीआर, हालांकि मुश्किल काम है, बट अप्रूव हो जाए तो हमारा इलाका कनेक्ट हो जाए। तो उस पर मैंने पूरा पेन लिया है इसके लिए कि ये
इम्प्लीमेंटेशन जहाँ जहाँ नहीं हुई है उसको रिवाइज डीपीआर बनाए हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। इसके पानी के अलावा और एक छोटी सी चीज मैं पूछना चाहूंगा, मांग है काफी देर से यहाँ लोगों की, क्योंकि एक मुश्किल बड़ी है जब कोई पंप या मोटर खराब हो जाती है लिफ्ट पे, तो वो यहाँ से उसको जम्मू शिफ्ट किया जाता है ठीक होने के लिए। काफ़ी बार इंतज़ामिया में भी ये बात उठी, शायद आप लोगों ने भी उठाई होगी, कि एक वर्कशॉप, वो चाहे राजौरी हो, पुंछ हो, तो कहीं मिल जाए, ताकि जो मोटर ख़राब होती है या तो पहले उसका अल्टरनेट रखा जाए। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि अल्टरनेट आपके पास मोटर हो, पंप हो। अगर वो नहीं है तो वो वर्कशॉप जो है वो चाहे राजौरी में हो चाहे पुंछ में हो, ताकि जहां 10 दिन लगते हैं वहां 2 दिन में वो मोटर ठीक होके आए। तो इस चीज पे कैसे काम करेंगे? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा इशू उठाया। हमारे यहाँ जो है वो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है स्टाफ की कमी है। बिल्कुल। हमारे लोग रिटायर हो गए हैं पीएचई डिपार्टमेंट में ज़्यादातर। गवर्नर रूल जो है, बीजेपी बहुत बड़ी बातें करती है, मगर हालात ये हैं कि हमारे पास पीएचई में, बिजली में, महकमे में, या ख़ास तौर पे एजुकेशन में स्टाफ है ही नहीं। रिटायरमेंट हो गई है, नई रिक्रूटमेंट ही नहीं कर रहे। तो पीएचई के पास स्टाफ नहीं है। जब स्टाफ नहीं है तो मोटर लोकल लोग लगाते हैं या फिर को लगा के, तो ज़्यादातर मोटर जल जाती है। फिर यहाँ से जम्मू जाते हैं ठीक होने, और 5-10 दिन तब तक लोग सफ़र करते हैं। तो वर्कशॉप होना बहुत ज़रूरी है। वो हमने कौंसल की मीटिंग में कई बार इस इशू को उठाया है, मैंने भी उठाया है और भी हमारे साथियों ने कौंसल की मेंबर्स ने उठाया, कि सब ने मिल के तो बड़ी बार कमिटमेंट की। बट इस वक्त तो आपको पता है अफसरशाही का निज़ाम चल रहा है, तो वो यहाँ से जब जाते हैं तो वो फिर सेक्रेटरीट पहुँचने तक जहन से निकाल देते हैं कि लोगों की क्या मांगे। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि सरकार आएगी इंशाल्लाह कांग्रेस एनसी की, तो उसमें मुझे उम्मीद है कि हम इसको करवा पाएंगे। ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट इशू है। लेकिन ये है कि हमने फिलहाल जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी ज़्यादा, मैंने कम से कम भी कोई 50-60 के करीब हैंड पंप्स थे अलग अलग, जहाँ सड़कें थी, तो वहाँ हमने कोशिश की है अलग अलग गाँव में हैंड पंप्स, काफ़ी सारे महल्ले कवर हो गए हैं। अभी भी इस बार भी हमने बहुत सारी जगह रखी हैं। तो आगे की भी मेरा टारगेट है कि जहाँ जहाँ जेजेएम स्कीम का फेल हुई है, जहाँ लोगों को पानी उसके बावजूद नहीं मिल पाया है, और वो रोड्स के साथ कनेक्टेड एरिया है, क्योंकि वहीं मशीन जा सकती है, वहाँ हैंड पंप इंशाल्लाह लगाने का काम करेंगे। और वर्कशॉप का आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो सरकार आएगी तो इंशाल्लाह मेरा पहली प्रायोरिटी रहेगी। मुझे लगता है मैनिफेस्टो में आप उसको ऐड करेंगे। कर लेंगे, आप कह रहे हैं। हाँ, जरूर। शाहनवाज साहब, मैंने दिन को भी ये जिक्र किया था जब शहराज साहब से हम बात कर रहे थे। एक बड़ा जरूरी हिस्सा है हमारा ये पीछे वाला इलाका, पनाड़ हो गया, पीर की गली तक। पीर की गली में तो खैर नेटवर्क है अब, पंचसरा में, पनाड़ एरिया में, यहाँ एक तो उन लोगों की बड़ी मांग है। उस दिन मैंने इंटरव्यू किया तो लोगों ने ये कहा कि हमारी दुकानों पे हम यूपीआई, वो जो स्कैनर है वो नहीं रख सकते क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है जिसका 110 रुपया बनता है वो 100 रुपया दे के चला जाता है, तो हमें नुकसान होता है। दूसरी बात ये कि ट्राइबल्स लोग यहाँ ज्यादा हैं, उनके लिए भी मुश्किलात हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं, ये टावर नहीं है वहाँ, फ़ोन नहीं चलता। लेकिन मैंने भी ये कि यानी जब हम जाते हैं श्रीनगर की तरफ तो हम रुकते कम हैं। लेकिन उस दिन मैं एक रैली को कवर करने गया था, तो वहाँ लगभग मुझे 2 घंटे रुकना पड़ा। लेकिन 2 घंटे में मैंने ये महसूस किया कि मैं पूरी दुनिया से कटा हुआ हूँ। मुझे कोई पता नहीं सुरनकोट में क्या हो रहा है, मुझे कोई पता नहीं मेरे घर में क्या हो रहा है, मुझे कोई पता नहीं रियासत में या बैरून रियासत क्या हो रहा है। तो उस चीज़ को ये लाजमी है, वो भी आप मैनिफेस्टो में लाएं कि वहाँ जल्द अज जल्द टावर जो है नस्ब कराया जाए। इंशाल्लाह वो प्रायोरिटी है। पहले भी हमने मोहर रोड के टावर के लिए बहुत आवाज़ उठाई, और मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ का कंट्रीब्यूशन, जिसका जो क्रेडिट है देना चाहिए, उसने उसमें आउट ऑफ वे जाके इनिशिएटिव लिया और वहाँ पे एक टावर लगवाया, जिससे कम से कम हमें प्रॉपर पीर की गली और फिर डुगरा तक हमारा वो नेटवर्क है। फिर बीच में डुगरा से चंदीमढ़ के बीच में फिर से टावर मिसिंग है, और ख़ास तौर पे पीर की गली से उस तरफ छुपैयाँ तक, दुबचियाँ तक जो है, वहाँ तक भी नेटवर्क मिसिंग है, जो बहुत ज़रूरी है। तो वो बिल्कुल मेरी प्रायोरिटी रहेगी इंशाल्लाह कि वो जो है उसके लिए आवाज़ उठाई जाए कि वहाँ पे टावर्स लगे। शाहनवाज साहब, मैनिफेस्टो पे बात करेंगे हम, उससे पहले ये मैं जानना चाहूँगा आपकी जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उससे बाहर जब आप निकले, ऐसे तो आप पहले भी जाते रहे हैं, लेकिन अभी जब इलेक्शन कैंपेन में आपको मौका मिला वहाँ जाने का, तो क्या महसूस किया? सच बताऊँ, बहुत दुख। मैं खोड़ पथरी गया एक दिन चंडीगढ़, लोगों ने बुलाया, एक शादी थी, 1.5 घंटा पैदल चला मैं।
बिल्कुल खड़ी चढ़ाई चढ़ा। तो बस होगी मेरी और मेरे साथियों की, और मैं जाके सोचने लगा कि यहाँ लोगों को, यहाँ मेरी माएँ बहनें जब आती होंगी कंधे पे सामान उठा के आज इस दौर में, तो कितना जुल्म है। कोई बीमार हो जाता होगा तो उस पर कितना जुल्म है ये। और फिर जब मैं बाकी इलाकों में गया तो लोगों ने यही कहा, ये देख लीजिए सामने पेड़ पे तारें लटकी हुई हैं, एक भी पोल नहीं, कितना रिस्क है। बिजली नहीं, पानी है ही नहीं है बिल्कुल, रास्ता नहीं है, वो छोड़िए, रास्ता नहीं है। लोगों ने मुझे, मैं सच बोल रहा हूँ, लोगों ने जब रास्ते से चला बोले देखो हमें आज तक किसी ने रास्ता नहीं दिया है, और ये सच है। हिल काका की मैं आपको मिसाल दे दूं, हमारे साथी बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ बोलते हैं, मैं को काउंटर नहीं करता। अगर मैं उनके काउंटर करने पे आ जाऊं तो बहुत पोल खुलेंगे उनकी, लेकिन किसी के जो है वो कीचड़ उछालना हमारी आदत में नहीं है। मेरे तो झूठे झूठे निकाल देते हैं। मैं स्पीच कर रहा होता हूँ तो मेरे आधी लाइन उठा के, एक लाइन उठा के उसको वीडियो को वायरल करते हैं, जो आगे वाला पार्ट है वो कट कर देते हैं, उसको चला के प्रोपोगंडा करते हैं, रोज झूठ फैलाते हैं। लेकिन मैं अगर उनके ब्लंडर्स को एक्सपोज करने पे आऊँ तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम किसी को काटते नहीं, हम अपनी लाइन बढ़ाते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो हिल काका का मैं जिक्र कर रहा था, हिल काका में उन लोगों पे कितना जुल्म था। 78 साल से किसी ने उनको रास्ता नहीं बना के दिया। जो दरिया आती है जिसको चंग बोलते हैं हम लोगों में, 32 जगह की जिग जैग में चलते थे। जब मैं डीडीसी बनने के बाद हिल काका गया, पहला शख्स था मैं 78 साल में जो आन चेयर, बीच में कुछ लोग गए होंगे मगर वो तब इलेक्टेड नहीं थे, इलेक्टेड रहते हुए पहला शख्स था मैं जो हिल काका पहुंचा। जाके मैंने देखा 32 जगह से दरिया क्रॉस करना पड़ा, और जब लोगों ने वहाँ कहानियां बताई तो रोना आया। कहा कि क्योंकि अक्सर लोगों में वहाँ बारिश होती है अक्सर ज़्यादा, तो दरिया बिल्कुल डर जाता था पूरे तरीके से। तो कई माल मवेशी नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, मगर एक स्टोरी ऐसी थी जो दिल दहलाने वाली थी। मुझे उन्होंने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि दरिया के उस तरफ बेटे की डेड बॉडी थी और दरिया के इस तरफ माँ थी, लेकिन बारिश और इतना तूफान पानी था कि सुबह से शाम तक पूरे 24 घंटे जो है वो अपनी लेकिन लास्ट नहीं देख पाई और इससे तड़पती रही। तो मैंने उसी वक्त तय किया, मैंने उनको कहा कि आपका रास्ता मैं इसको बाईपास करके दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर वो दरिया को बाईपास करके वो रास्ता बना के दिया, जिससे ना सिर्फ हल्काका वालों को बल्कि पीछे जितने डोकों के लोग जाते हैं उनको रिलीफ मिला। दरिया को छोड़ के अपने माल वेशी को लेकर उस रास्ते का इस्तेमाल करते। और कितनी बातें बताऊं, मैंने आपको एक रास्ते की मिसाल दी है, बाकी क्या होगा। तो जहां पे भी मैं सुरनकोट में बाकी जगह जा रहा हूँ तो लोग मुझे वही हालात बता के परेशान होते हैं, और लोगों को पता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं कहता कि मैंने कोई तूफान कर दिया अपने इलाके में, हरगिज नहीं, सब कुछ कर दिया, बहुत कुछ करने को बाकी है। मैं कहता हूँ मैंने शुरुआत तो की, शुरुआत की 10%, 20%, 30% ट्रैक पे चीजें आने शुरू हुई, बाकी इलाकों में तो जीरो पे है मामला। तो लोगों को, सब लोगों को पता है। मैं हैरान हूं कि लोग आज इतना अवेयर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जहां पे भी जाता हूँ लोगों को पता होता है कि आप इलाके में आपने काम किया है। इसीलिए लोगों को मुझसे उम्मीदें वाबस्ता है, और लोग कहते हैं कि आप आइए। जो लोग मिले भी नहीं, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ, तो पहली बार मिल रहे हैं, वो वहां से देख के कहते हैं कि आप ही से हमें उम्मीद है कि आप आओगे तो आप हमारे इस इलाके के लिए कुछ बेहतर करोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब गुज्जर पहाड़ी का नारा नहीं चलने वाला। और मैं आज अपनी सुरनकोट की आवाम को आपके चैनल के थ्रू, आपके थ्रू ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि इलेक्शन के टाइम में फिर वो प्रोपोगंडे चलेंगे, फिर कौम खतरे में आएगी, गुज्जर भी खतरे में आएंगे, पहाड़ी भी खतरे में आएंगे, लेकिन खुदारा इस बार उनके उस चक्रव्यूह में मत आना। आप ये देखना कि कौन शख्स है जो आपके इलाके की डेवलपमेंट कर सकता है। जो आपके एल है उसको वोट दे। अगर मैं, जिसको लगता है कि मैं इस एल नहीं हूं, जरूर मुझे वोट मत दे, मगर अल्लाह को हाजिर नाजर रख के ये सोच के दे कि ये आदमी इस एल है उसको वोट दे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये अपने सुरनकोट के लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आज भी आपने, बल्कि सुरनकोट के सिर्फ सुरनकोट नहीं, पूरे खिता पीर पंजाल के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ
कि अगर आज भी आपने इस दौर में भी अगर आपने दोबारा उसी चक्रव्यूह में आके आपने गुज्जर पहाड़ी के वोट दिया तो ऑलरेडी हमारा खिता पीर पंजाल 100 साल पीछे है। हम कभी भी जिंदगी भर जो है हमारा डेवलपमेंट इंडेक्स में हम आगे नहीं बढ़ेंगे और फिर वही सोशल इंजीनियरिंग यहाँ की बन जाएगी कि पहाड़ी गुज्जर के नाम पे वोट और डेवलपमेंट के नाम पे फिर कोई लीडर काम नहीं करेगा। कोई लीडर अगर काम कर रहा है दिल से तो वो भी काम करना बंद कर देगा, वो भी डिमोरलाइज हो जाएगा कि वोट तो पहाड़ी गुज्जर के नाम पे बनना है, इसलिए वही चक्रव्यूह बनो। अगर आप गुज्जर हो तो गुज्जर कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट करो, पहाड़ी हो तो पहाड़ी कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट करो और एक्सप्लॉइट करके लास्ट में वोट ले लो। तो इसलिए मेरा मैसेज है कि खुदारा अपने इलाके को बचाओ और वोट सिर्फ डेवलपमेंट पे दो। ये मेरा संदेश है और मुझे उम्मीद भी है कि खासतौर पे नौजवानों को ये मैसेज है। आज नौजवान बेदार हो चुके हैं और वो आज जम्मू कश्मीर रियासत को बचाने के लिए जो हालात बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की किए, जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए और इस इलाके की के फिला बहबूद के लिए वोट करें। बस मेरा यही संदेश है। मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि मेरिट पे वोट करें। आप गुज्जर पहाड़ी पे खुदारा वोट ना करें, क्योंकि अगर फिर आप यही चीजें करोगे तो हम सदियों पीछे चले जाएंगे। हम तामीर और तरक्की के कामों में बहुत पीछे रहेंगे। हमारी आने वाली नस्लें जो है इन चीजों को भुगतेंगी। शाहनवाज साहब थके हुए भी हैं आप, लेकिन थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन जरूरी भी है। बिल्कुल। पीर पंचाल के अंदर टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अगर टूरिज्म के मैप पे पीर पंचाल आ जाता है तो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है जो उसको एक एज मिलेगा, काफी बड़ा एज मिलेगा। तो क्या प्रायोरिटीज रहेंगी कि अगर सुरनकोट की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग आपको मैंडेट देते हैं तो मुमकिन है आगे का भी सोच सकते हैं। तो अगर मौका मिलता है आपको एमएलए से आगे भी जाने का, तो इस पीर पंचाल को टूरिज्म मैप पे लाने के लिए क्या काफियां रहेंगी? देखिए, मेरा सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके एक विजन है, मगर विजन की भी एक अपनी पावर्स के साथ लिमिटेशन। डीडीसी मेंबर पे जितना मैं इंप्लीमेंट कर सकता था कर पाया। अल्लाह ने मौका दिया असेंबली में जाने का तो उस लेवल का करूंगा। जिस लेवल तक जाने का आगे मौका मिलेगा मेरा विजन इंशाल्लाह इंप्लीमेंट होता रहेगा। मेरी प्लान्स जो है वो सुरनकोट के लिए इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर है। लेकिन टूरिज्म की बात की आपने, ये सच बात है कि बहुत बड़ा पोटेंशियल था टूरिज्म, लेकिन आप देख लीजिए टूरिज्म में कुछ नहीं हुआ आज तक। कोई प्रोजेक्शन जो है वो टूरिज्म के मैप पे नहीं है। इतनी खूबसूरत जगह है हमारे पास। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मैंने कभी एनालिसिस इस पे नहीं किया, तहकीक नहीं की, शायद आपने की होगी या किसी और हमारे सहाफी ने की होगी, कि पिछले 50-60 सालों में असेंबली में सुरनकोट की कितनी आवाज गूंजी, सुरनकोट के इश्यूज की कितनी लड़ाई हुई, जी मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने एनालिसिस नहीं किया। शायद आपने आर्काइव खंगाले होंगे तो आपको पता होगा कि सुरनकोट की कितनी आवाज निकली। हाँ, मुझे एक बार पता चला कि मैं एक बार असेंबली की प्रोसीडिंग्स देख रहा था तो उसमें सुरनकोट के इश्यू उठाने के बजाय मुझे ये पता चला कि कहीं जम्मू ट्रैफिक पुलिस का नाम जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की जगह जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस रखा जाए। इस तरह के 2-3 इश्यूज जब मैंने सुने तो मैं हैरान हुआ कि ये सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का इन इश्यूज के साथ क्या लेना देना है और ये क्यों साहब अपना टाइम और लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं इतना जरूर अपने लोगों को वादा करना चाहता हूँ और वो आप भी देखोगे इंशाल्लाह कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो ये जो सुरनकोट के इश्यूज है ना जो 60 साल से बने हुए तो वो असेंबली में गूंजेंगे। वो पता चलेगा सरकार को भी, स्टेट को भी, लोगों को भी पता चलेगा कि सुरनकोट को लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और एक नुमाइंदे का असेंबली में एमएलए का काम यही होता है कि उसको असेंबली में इश्यूज रेज करने होते हैं सरकार के सामने, तो सरकार को मजबूर कर सके कि वो करें। बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह जो जितना मौका मिलेगा वो इंशाल्लाह इश्यूज भी रेज करेंगे, उसकी लड़ाई भी लड़ेंगे। मैंने सोशल इश्यूज पे भी लड़ाई लड़ी है, सिर्फ डेवलपमेंट को छोड़ के नहीं। सुरनकोट में जब शराब खाना बिल्कुल बात हुई
तो मैं नहीं कहता सिर्फ मैंने, पूरी सुरन कोर्ट ने साथ दिया, अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी सारे लोगों ने साथ दिया, लेकिन इनिशिएटिव मैंने लिया और इंश्योर किया। सुरन को आज भी पूरे जम्मू कश्मीर में वाहिद सुरन कोट एक जगह है जहाँ दुकान नहीं खुलने दी। एडमिनिस्ट्रेशन के हायर अफसर भी मुझसे नाराज हुए, कन्फ्रंटेशन भी हुआ कि आप ही हो, अगर आप साइड हो जाओ तो हम ये कर लेते हैं, आपकी वजह से प्रॉब्लम है, आप साइड हो जाओ। मैंने कहा नहीं होगा, इस इश्यू पे कुछ भी फेस करना पड़े, यहाँ शराब की दुकान नहीं खुलने दी और नहीं खुलने दी। यहाँ जब फ्लड आया, फ्लड लाइक सिचुएशन हुई टाउन में और किस तरह के हालात बने, उस वक्त भी मैं लड़ाई लड़के 2 दिन धरने में बैठा रहा। तो जितने सोशल इश्यूज भी रहे अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी हमने कोई कमी नहीं। हमने कहने का मतलब ये है कि नेक नीति से, ईमानदारी से सुरन कोट की लोगों की फिक्र की, सुरन कोट के इलाके की फिक्र की और उसको ठीक करने के लिए मेहनत की। कितना हुआ कितना नहीं वो अलग बात है, लेकिन एफर्ट्स लगाए, उसमें कुछ चीजें हो पाई, कुछ नहीं हो पाई, आगे मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह नाज़रीन, करेंगे। मसले हमारे पास सब अहम हैं, अहम के अलावा हम वो लफ्ज़ या अल्फाज हम लगा ही नहीं सकते। एजुकेशन की मैं बात करूंगा। एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है जो अपलिफ्ट करता है पूरे मुल्क को, रियासत को, गांव को, देहात को, लेकिन काफी वीक है, बहुत गरीब है हम। सियासी तौर पे भी तो यतीम है ही, अलबत्ता एजुकेशन का अगर हम हवाला दें, आज की डेट में भी पिछले दिनों आपने देखा 12th का या 11th का 10th का रिजल्ट हुआ, किसी स्कूल में 10 बच्चे हैं, 10 के 10 फेल हो गए। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं है। तो किस तरह का लाहेअमल आप अपनाएंगे ताकि यहाँ से हम आला तालीम के लिए, मान लो एक गरीब बच्चा जो है नीट की कोचिंग के लिए जम्मू जाता है, उसका दुगना चुगना खर्चा होता है, तो ऐसे क्या आप लाहेअमल अपनाएंगे ताकि वो सब चीज़ें यहाँ मिल सकें और खासकर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के, उनको अपलिफ्ट करेंगे? देखिए, किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में एजुकेशन पहली तरजीह होती है लोगों की। और कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज, कोई भी इलाका आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक तालीम का बेहतर निज़ाम माना हो। लेकिन बड़ा दुख से ये कहना पड़ रहा है कि हमारी इलाके में सबसे आखिरी प्रायोरिटी वो एजुकेशन है। सबसे बुरे हालात एजुकेशन सेक्टर के। मैं कंपैरेटिवली कश्मीर की बात करूं, कोविड के दौरान 2 साल हमारे स्कूल बंद रहे कोविड की वजह से। बच्चों का एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन वहीं कंपैरेटिवली कश्मीर की बात करूं, मैं हैरान हुआ जब मैं कश्मीर में गया, मुझे पता चला वहाँ कम्युनिटी क्लासेस हुई। कोविड के दौरान भी टीचर्स के घरों पे कम्युनिटी क्लासेस ली गई और उन्होंने एजुकेशन को सफर नहीं होने दिया। उन्होंने प्रिकॉशंस लिए, लेकिन प्रिकॉशंस करके उन्होंने एजुकेशन भी बच्चों को दी। लद्दाख में इतना एजुकेशन को लेके इतना फार फ्लंग एरिया है, लोग इतना सीरियस हैं कि 6 महीने में जब बर्फ पड़ जाती है, जब बंद हो जाता है, पूरा चौक हो जाता है एरिया, मूव नहीं कर सकते, तो वो बच्चों को एक जगह हॉस्टल में रख लेते हैं, वहीं उसी बिल्डिंग में अंदर ही स्कूल, वहीं हॉस्टल, बच्चों को 6 महीने वहाँ एजुकेशन सफर नहीं होने देता। मगर पुंछ रजौरी हमारा ऐसा इलाका है जहाँ हमें तालीम की कोई फिक्र नहीं, और उसमें जिम्मेदार हम भी हैं लोग। मैं आपको बताऊं, हमारे लोगों की, मेरे लोगों से ये गुजारिश भी है, बड़ा मतलब आज ही से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग तालीम को आखिरी प्रायोरिटी दें। पिछले दिनों मुझे किसी ने स्कूल की बात की, मैंने कहा आपको मुबारक हो, पहले शख्स हो जिन्हें स्कूल की बात की। नहीं तो बाकी सारे इश्यूज पे हमारे लोग बात करते हैं, लेकिन एजुकेशन के इशू को लेके कोई नहीं आता है। तो एजुकेशन की पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टाफ नहीं है। और स्टाफ किसने देना है? सरकार ने देना है। ना तो एडीसी मेंबर दे सकता है, ना तो एमएलए बन के भी दे सकता है। हाँ, ये वो लड़ाई लड़ सकता है, वो इशू रेज कर सकता है। तो सरकार जो इस वक्त है, उसने तो ऐसे ही जम्मू कश्मीर की तबाही कर दी। आप बताइए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ वैकेंसीज नहीं। जहाँ 10 वैकेंसीज है, जहाँ 10 पोस्ट है, वहाँ 6-7 वैकेंसीज हैं, 8 वैकेंसीज हैं। जहाँ 8 टीचर होने चाहिए, वहाँ 2-2 टीचर। ये हालात हर स्कूल, हायर सेकेंडरी से लेके प्राइमरी स्कूल तक। मैंने कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्लानिंग लड़ाई भी लड़ी, और समग्रा में
प्लान किए, कुछ कुछ हुए भी, कुछ स्कूल्स की बिल्डिंग्स हुई, मगर कई सारे जो है वो ड्रॉप भी कर दिए समग्रा ने। और फिर स्टाफ के लिए भी बहुत लड़ाई लड़ी। वो कहते हैं डायरेक्टर के पास जाओ, कमिश्नर सेक्रेटरी के पास जाओ, वो कहता है करूं कहाँ से लाऊं, जब गवर्नमेंट रिक्रूट ही नहीं कर रही है और टीचर्स हर साल रिटायर हो रहे जा रहे हैं, वैकेंसीज और बढ़ती जा रही है। तो इसलिए उम्मीद है मुझे आपकी सरकार बनेगी और कांग्रेस एनसी की, तो मैं अपनी सरकार से सबसे पहला यही खत भी लिखूंगा, मिलके भी ये कहूंगा कि सबसे पहले जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की में रिक्रूटमेंट की जाए, टीचर्स भर्ती किए जाए, सारी वैकेंसीज को फुल किया जाए ताकि स्कूलों में टीचर्स पढ़ाने के लिए हों। और फिर दूसरा काम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर के, उसके लिए ये मेरी पहली प्रायोरिटी एजुकेशन रहेगी। डिटेल से हमने बात की है, लेकिन अब मुख्तसरन हम बात करेंगे मैनिफेस्टो पे। ऑलमोस्ट क्लियर हो ही चुका है, लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि बहुत लंबा हो गया है। मैनिफेस्टो में अभी रिलीज करूंगा जिस दिन, ठीक है, उस दिन मैं एक्सक्लूसिव आपसे जो है वो मैनिफेस्टो पे बात कर लूंगा। मैनिफेस्टो में एजुकेशन को लेके, इलेक्ट्रिसिटी को लेके, पानी को लेके, और या अपना स्पोर्ट्स को लेके, वो एक मैनिफेस्टो में सबसे पूछ रहा हूँ। मैं जो है यूथ से, पढ़े लिखे नौजवानों से सबसे पूछ रहा हूँ, और जिस तरह उनका फीडबैक आएगा उससे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं जल्दी मैनिफेस्टो रिलीज करूंगा। वो मैनिफेस्टो जब रिलीज करूंगा तो उस पर आपसे एक्सक्लूसिव अगर आप चाहेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि मैनिफेस्टो की हमने बात की है, तो जब रिलीज करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा, ताकि आपकी क्या राय है। मुमकिन है कि उस चीज को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। बहरहाल शाहनवाज साहब, आपने बहुत वक्त भी दिया, बड़ा वक्त भी दिया। क्या मैसेज रहेगा सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए? मेरा सुरनकोट की अपनी मशहूर आवाम से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, और ख़ास तौर पे माँओं बहनों से मेरी ये अपील रहेगी। मैंने इसलिए कहा माँओं बहनों से कि हमारी माँओं की और बहनों की आवाज़ हमेशा दब जाती है। आज तक मैंने कहीं नहीं सुना। मतलब मुझे हैरानगी होती है, क्या हमारी माँओं बहनों के कोई इश्यूज नहीं है, उनको कोई परेशानियां नहीं है, वो कोई डिफिकल्टीज फेस नहीं करती हैं, क्योंकि उनकी तो आवाज़ कहीं हम तक नहीं पहुंचती है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह के करम से आपने मौका दिया मुझे असेंबली में जाने का, तो मैं एक प्रॉपर निज़ाम कायम करूंगा इंशाल्लाह। सुरनकोट में तरतीब एक बनाऊंगा। आम गरीब मस्कीन आदमी जो जिसकी आवाज़ कहीं नहीं पहुंचती है, उसको अपनी आवाज़ रखने का मौका मिलेगा। 3 ब्लॉक हैं, ब्लॉक लसाना, ब्लॉक सुरनकोट और ब्लॉक बफलियास। हर महीने में एक डेट फिक्स होगी जो बफलियास ब्लॉक के हर शख्स को पता होगा कि इस महीने की इस तारीख को ब्लॉक हेडक्वार्टर पे हमारा नुमाइंदा भी यहाँ बैठा होगा, सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारे अफसर भी वहां होंगे, और पब्लिक दरबार हर महीने में एक होगा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है हमारे एमएलए साहब कहाँ गए, वो उनको ढूंढो, जम्मू है, दिल्ली है, कहाँ हैं, और मिलते नहीं। तो उनको पता होगा कि उसे एक दिन यहाँ पे होगा, और वहीं पब्लिक दरबार लगेगा, वहीं सारी सुनवाई होगी, और वहीं ऑन स्पॉट डिसीजंस होंगे। ये तीनों ब्लॉकों में, और बल्कि खैतर का भी ऐसा कुछ मैनेज करेंगे कि तीनों लोगों को जो है वो मौका मिले और अपनी बात खुद रखने का मौका मिले। अब बैठे हैं आमने सामने, अफसर सामने बैठे हो, उनको हक की आवाज उठाने का खुद मौका मिले, वो खुद बोले बताइए आपका क्या इशू, की क्या परेशानी है। तो इस तरह का निजाम कायम करेंगे। दूसरा, खास तौर पे मेरी बहनों से मेरी अपील है और मेरी माओं से कि मैं पहली बार ऐसा होगा कि आपकी आवाज मुझ तक पहुंचेगी। मैं एक ऐसी बहन की जिम्मेदारी लगाऊंगा, एक बहन हो या कई बहनें हो, जिनका फोन नंबर जो है शायद किया जाएगा। आप खुल के अपनी उस बहन के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, या मैं ऐसा भी करूंगा कि शिकायत के लिए बॉक्सेस कुछ स्पेसिफिक ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे कंप्लेंट बॉक्सेस लगवा दी जाएंगी, जहां पे कोई भी व्यक्ति लिख के जो है उसमें वो खास तौर पे हमारी माएँ बहनें वहां लिख के डाल दे जो मुझ तक पहुंचेगा, या फिर उस फोन नंबर पे फोन करके मेरी बहनें और माएँ बताएंगी कि हमें ये डिफिकल्टी है, हमें ये परेशानी है, इसका हल किया जाए। वो मुझ तक पहुंचेगी और उस मसले का हल करने की कोशिश की जाएगी। ये मेरी माँओं बहनों के लिए अपना स्पेसिफिक मैसेज है कि आपकी आवाज़ बहुत दब चुकी। इंशाल्लाह आपका बेटा, आपका भाई, आप पहली बार आपकी आवाज़ को सुनेगा और आपकी परेशानियों को भी दूर करने के लिए इंशाल्लाह कदम उठाएगा। तो इसलिए इंसाफ का निज़ाम इंशाल्लाह कायम करने की कोशिश करेंगे।
जिस तरह हमने सुरनकोट ए में बगैर मजहब मिल्लत, बगैर जात पात के सबको बराबर की नजर देख के कौन किसने वोट दिया है, किसने नहीं दिया, इससे बालातर उठ के इलाके की तरक्की की, ऐसे ही इंशाल्लाह इस इंसाफ के निज़ाम के साथ सुरनकोट के लोगों की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इत्तेहाद कायम हुआ है जम्मू कश्मीर को के वकार को बहाल करने के लिए, जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा वापस दिलाने के लिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, जम्मू कश्मीर के वसाइल को बचाने के लिए, बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए जो इत्तेहाद हुआ है, ये तय है कि इंशाल्लाह 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी की सरकार बनेगी। ये जम्मू कश्मीर का हर बच्चा जो इस बात को मानता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 25 सितंबर को आप कांग्रेस और एनसी का जाइंट सिंबल जो हाथ है, उसमें 25 तारीख को आप जो है मशीन में बटन दबा के आप कांग्रेस पार्टी को कामयाब करें, यहाँ मुझे मौका दे और जो सरकार बनेगी ताकि उसमें सुरनकोट का हिस्सा भी हो। ऐसा ना हो कि वहां सरकार कांग्रेस एनसी की बने और सुरनकोट का हिस्सा उसमें ना और सुरनकोट फिर पीछे रह जाए। इसलिए मेरी आपसे मुअद्दबाना अपील है कि आप सब जो है प्रोपोगंडा से बच के इन सब चीज़ों से बालातर आके आप जो है वोट करें। बहुत शुक्रिया शर्मा साहब, बहुत शुक्रिया पीर पंचाल स्पीक के साथ बात करने के आपका, बहुत शुक्रिया और आपका चैनल का भी बहुत शुक्रिया जो हमेशा हक की आवाज़ उठाता है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शाहनवाज चौधरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस कैंडिडेट, जिन्होंने अपनी बात रखी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखी, बड़ी डिटेल से हमारी बात हुई है, फिर भी आपकी राय हमारे लिए बहुत बार है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिए। इसी के साथ इजाज़त लेने से पहले मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगा, पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। इसके साथ मैं फिर से इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने चैनल पीर पंचाल स्पीक का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।